दोस्तों, अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और नदीम श्रवण जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर इतने बड़े बड़े सिंगर को रिलीज़ करना और बाद में उनसे किनारा कर लेना। दोस्तों अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और भी कई बड़े बड़े सिंगरों को इन्होंने रिलीज़ किया था और बाद में उनसे किनारा कर लेते थे और यही वजह थी इनकी मौत का कारण बन गई। इनका मर्डर इस तरह होगा, ये हमारे देश के लिए काफ़ी शर्मनाक चीज़ थी, क्योंकि उस समय के देश के जो सिक्योरिटी थी इनको बचा नहीं सकी। टी सीरीज़ जैसी बड़ी कंपनी इन्होंने रिलीज़ की थी। गुलशन कुमार की कहानी शुरू कैसे हुई थी? इनके पिता की फ्रूट जूस की दुकान थी। जूस की दुकान में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनका तो शुरू से म्यूज़िक के और इंटरेस्ट था। ये बचपन से ही कैसेटों वाली दुकान में जाते और बाद में वो कैसेटें ले आते, सारा दिन म्यूज़िक सुनते रहते थे। और पिता के गुजरने के बाद इन्होंने वो जूस की दुकान बंद कर दी और अपनी कैसेटों की दुकान खोल ली। कैसेटों की दुकान इनकी अच्छी चलने लगी, जिसके कारण गुलशन कुमार को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ और इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए सोचा। प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम पड़ा टी सीरीज़। टी सीरीज़ ने बड़े बड़े सिंगर लॉन्च किए, बड़े बड़े भजन जो गायक थे वो लॉन्च किए। गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और एक म्यूज़िक डायरेक्टर की जो माना जाता है बेस्ट जोड़ी थी, नदीम और श्रवण की। ये दो अलग अलग बंदे थे, नदीम और श्रवण नाम के। गुलशन कुमार का क्या जो आइडिया था इनका, जो क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, ये एक बंदा लॉन्च करते थे, जब वो अच्छा लोगों में पॉपुलर हो जाता था बाद में उनसे किनारा कर लेते थे। आजकल तो लोग एक बंदा लॉन्च कर देते हैं, वो पॉपुलर हो जाता है, उसका पीछे ही नहीं छोड़ते। तो उसके बाद क्या करते थे, ये नया टैलेंट इंडस्ट्री में ढूंढने लग जाते थे। यही कारण था इन्होंने नदीम का जो एल्बम की थी उसको प्रमोट करने से इनकार कर दिया था। टी सीरीज़ 1960 के करीब जो प्रोडक्शन कंपनी का 65% शेयर लेकर बैठी थी। नदीम उस समय एल्बम रिलीज़ करता है और गुलशन कुमार को बोलता है कि आप मेरे सॉन्ग प्रमोट कीजिए। पहले तो गुलशन कुमार नदीम को मना कर देते हैं और एक वजह ये भी थी ना उसकी, क्योंकि नदीम की आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी और गाने वो इतने बढ़िया नहीं थे। पुरानी दोस्ती होने के कारण नदीम गुलशन कुमार के ऊपर दबाव बनाता है और गुलशन कुमार उसके गानों को अपने टी सीरीज़ पर लॉन्च कर देते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। तो मतलब कि वो गाने फ्लॉप होते हैं टी सीरीज़ के। तो उस समय टी सीरीज़ के ज़्यादातर सभी गाने ही अच्छे जाते थे, लेकिन वो नदीम के गाने फ्लॉप हो जाते हैं, जिसके बाद गुलशन कुमार को थोड़ा दुख आता है और वो नदीम को साफ इनकार कर देते हैं कि मैं आगे से तुम्हारा कोई भी गाना प्रमोट नहीं करने वाला। और उसे कहते हैं कि तुम भले ही म्यूज़िक डायरेक्टर अच्छे हो लेकिन तुम्हारे गाने नहीं अच्छे होते। तो नदीम को इस बात का बुरा लगता है और वो गुलशन कुमार से अलग हो जाता है। जब गुलशन कुमार राइज कर रहा था अंडरवर्ल्ड का, उस समय बॉलीवुड में काफ़ी दबदबा था। लोगों को धमकी भरे कॉल आना, एक्सटॉर्शन मनी मांगना, ये आम सी बात थी। गुलशन कुमार को भी एक बंदे की कॉल आती है और उसका नाम होता है अब्बू सलीम। अब्बू सलीम पहली कॉल गुलशन कुमार को करता है और उनको बोलता है कि आप मुझे 1-2 करोड़ रुपया दे दीजिए अगर आपने अपना काम आगे बढ़ाना है तो गुलशन कुमार डर के मारे उसको पैसे दे देते हैं। दूसरी बार फिर अब्बू सलीम इनको कॉल करता है कुछ देर बाद। उस समय बोला जाता है कि गुलशन कुमार से पूरे 10 करोड़ रुपया मांगा गया था, लेकिन गुलशन कुमार उसको बोलता है कि मैंने अभी तो तुम्हें पैसा दिया है कि मैं बार बार तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, मुझे थोड़ा वक्त दो। और गुलशन कुमार उस समय बोला जाता है कि वैष्णो देवी में इनकी काफ़ी ज़्यादा आस्था थी। हर दिन इनका 1 लाख रुपया वैष्णो देवी में भूखे लोगों के लिए भंडारे के लिए जाता था और आज भी टी सीरीज़ वो भंडारा वैष्णो देवी में लगाती है। ये काफ़ी भगवान को मानने वाले बंदे थे और वैष्णो देवी में तो इनकी अलग ही तरह की कोई आस्था थी।
तो अब्बू सलीम इनको दूसरी बार जब कॉल करता है तो ये मना कर देते हैं। तीसरी बार अब अब्बू सलीम ने इनको कॉल करता है और बोलता है कि आप मेरे को पैसे क्यों नहीं दे रहे, और आपने पुलिस कंप्लेन भी नहीं की, मतलब कि आप मेरे को हल्के में ले रहे हो। और एक बात और बोलता है अब्बू सलीम जो होता है, वो कहता है कि आप नदीम के जो म्यूज़िक है वो अपने कंपनी में क्यों नहीं ले रहे, अपने कंपनी के गानों में, फिल्मों में नदीम का म्यूज़िक अब आप क्यों नहीं ले रहे। तो गुलशन कुमार उसको सारी बात बताते हैं कि नदीम जो है वो एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर है, उसको काम आसानी से और कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन मेरा क्या, इनका जो भी आइडिया रहता था, जो जिस सिस्टम से काम करते थे, वो बता देते हैं कि मैं नए बंदों को ज़्यादा मौका देता हूँ, और नदीम एक अच्छा सिंगर नहीं है तो गाने में उसके इस वजह से नहीं ले रहा, और मेरी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो बस यही कारण है। तो ये गुलशन कुमार अब्बू सलीम को बोलते हैं। तो अब्बू सलीम गुलशन कुमार को कहता है कि ठीक है, और ये कहकर फ़ोन रख देता है। और क्या होता है कि 12 अगस्त गुलशन कुमार मुंबई में होते हैं। मुंबई के जूहू के एक मंदिर होता है माता का, तो वहाँ रोज़ जब भी मुंबई जाते थे ये, वहाँ 2 टाइम जाते थे। गुलशन कुमार ने वहाँ अपने पैसे लगाकर उस मंदिर को अच्छा बना दिया था, तो मार्बल वार्बल का काम वहाँ अच्छा कर रखा था गुलशन कुमार ने अपने जो पैसे लगाए थे। तो वो जो मंदिर था ना, एक बस्ती में था, वो काफ़ी कम एरिए की गलियों वाला मंदिर था। तो अब्बू सलीम के शूटर सुबह ही वहाँ आकर बैठ जाते हैं कि गुलशन कुमार जब आएगा तो हम उसको मारेंगे। तो गुलशन कुमार तकरीबन सुबह 10 बजे 12 अगस्त को उस मंदिर में आते हैं, और माथा टेक कर जब वो बाहर निकलते हैं तो एक शूटर बोलता है कि बहुत यहाँ पर पूजा पाठ कर ली, अब आगे की पूजा पाठ तुम ऊपर जाके करोगे। तो गुलशन कुमार के माथे पर एक गोली मारता है, जिसके बाद गुलशन कुमार नीचे गिर जाते हैं। वो थोड़ा अपना प्रोटेक्शन करने की कोशिश करते हैं अपने आप को, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते, जिसके बाद वो और शूटर आ जाते हैं, उनको गोलियां लगाते रहते हैं। और इसी बीच में गुलशन कुमार का ड्राइवर भी आता है गुलशन कुमार को बचाने के लिए, लेकिन उसको भी गोली लगती है। खैर वो जिंदा रहता है, वो थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन गुलशन कुमार की मौत हो जाती है। शाम को गुलशन कुमार, क्योंकि दिल्ली में इनका संस्कार होना था, तो दिल्ली एयरपोर्ट में जो भी इन्होंने कलाकार रिलीज़ किए थे, इनकी काफ़ी अच्छी पहचान थी, बॉलीवुड में सभी इनकी रिस्पेक्ट करते थे, वो दिल्ली एयरपोर्ट में उस दिन शाम को पहुंच गए थे। गुलशन कुमार का संस्कार हो जाता है। अब बात थी कार्रवाई की। कार्रवाई अब किस पर होनी थी, पुलिस ने अब ढूंढना था वो शूटर कौन थे, किसके कहने पर आए थे। शूटर मिल जाते हैं गुलशन कुमार की मौत के 1 हफ्ते के बीच में। शूटर जो थे उनमें से वो 4 शूटर थे, जावेद अफरीदी, एक था दाऊद मर्चेंट, और एक शूटर और था। तो उन्होंने अब्बू सलीम की टिप पर ये काम किया था। तो ये सारी जो गुलशन कुमार के मर्डर की प्लानिंग थी, ये सारी प्लानिंग नदीम ने की थी। दाऊद का भाई नदीम का काफ़ी अच्छा दोस्त था अनीस इब्राहिम, तो जो अनीस इब्राहिम था वो दाऊद का भाई था, इसी कारण उसे शूटर जानते थे। अब्बू सलीम भी एक काफ़ी अंडरवर्ल्ड का डॉन था, दाऊद के लिए काम करता था। तो वो नदीम बोलता है कि ऐसा ऐसा कर कर गुलशन कुमार मेरे सॉन्ग नहीं प्रमोट कर रहा, और काफ़ी म्यूज़िक कंपनियां भी इनसे दुखी हैं, तो आप इनको ख़त्म कीजिए, या आप इनको सबक सिखाइए। तो ये सारी बात शूटर जो हैं वो पुलिस को बताते हैं कि हमने मर्डर इनका एक मीटिंग कर कर किया था, जो नदीम ने हमारा सारी ये प्लानिंग बनाई थी। और बाद में वो सारे शूटर गिरफ्तार होते हैं। नदीम आज तक नहीं दोस्तों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो तब तक यूके की सिटीजन ले चुका था, वो यूके चला गया था। हमारी भारत की सरकार उसको आज तक नहीं गिरफ्तार कर सकी। और जो अब्बू सलीम था वो किसी और कंट्री से पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, और उसकी तो गिरफ्तारी की जो उसने सरेंडर किया था, और उसने पहली बात बोली ही ये थी कि मैं गिरफ्तार तो हो जाऊंगा तो सरेंडर तो कर दूंगा, लेकिन मेरे को उम्र कैद या फांसी नहीं होनी चाहिए। तो इसी कारण अब्बू सलीम भी बच गया। दाऊद जो था
सॉरी दाऊद मर्चेंट जो था शूटर था, तो उसको उम्र कैद हो गई थी। और इसी बीच में एक बात और आती है कि टिप्स म्यूज़िक जो टी सीरीज़ के मुकाबले में था, कंपटीशन में था उस समय मार्केट में, उनके जो ऑनर थे उस समय गुलशन कुमार की मर्डर से खुश होकर उन्होंने जो शूटर थे उनको 25 लाख रुपए दिए थे। तो दोस्तों ये थी कहानी गुलशन कुमार की। तो ये इनका एक काफ़ी धार्मिक आदमी थे। नए टैलेंट ढूंढने के कारण ही इनकी मौत हो गई। अपने ही बनाए इन्होंने कलाकार जो थे उन्होंने इनकी मौत कर दी। तो आज की कहानी इतनी ही।